The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 166 में आपका स्वागत है। और इस लंबी यात्रा में हम हर बृहस्पतिवार को आपके सामने हाजिर होते हैं। आप जानते हैं शुरू में हमने 150 एपिसोड लगातार किए और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना इस शो के माध्यम से आप सबका स्वागत करते हुए मुझे देने में बड़ा हर्ष हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे दूसरे बैट्समैन हैं जिन्होंने पहला रन बनाया था इस 166 रनों की पारी का, वो है आदरणीय हेमंत बिष्ट जी, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 166 नॉट आउट चल रहे हैं। लेकिन उधर मोटेरा में आज दूसरे ही दिन मैच का रिजल्ट आने वाला है। पिच जबरदस्त टर्न ले रही है, दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हेमंत का स्वागत है और साथ में स्वागत है करनाल हरियाणा से बहुत ही युवा ऊर्जावान कवयित्री शब्द दीप्ति जी का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मित्रों, हम आज की जो मेहमान हैं उनका परिचय आपको फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादातर दर्शकों को दे चुके हैं, लेकिन फिर भी एक हमारा जैसे कार्यक्रम का फॉर्मेट है, हम चाहते हैं कि हमारे मेहमान अपने बारे में खुद बताएं तो ज़्यादा हमको अच्छा लगता है। इस बीच गिरीश चंद्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं कि आपका कवयित्री महोदया का बहुत बहुत अभिनंदन है। राकेश चांदन जी दिल्ली से स्वागत कर रहे हैं आपका। शिवांगी पाठक जी गढ़वाल से आपका स्वागत कर रही हैं। कश्मीर से जावेद इकबाल बाणी हैं, कह रहे हैं द ग्रेट टीचर शो, गुड इवनिंग टू ऑल। नवीन यादव जी हैं, रजनीकांत शुक्ला जी हैं दिल्ली से। तो पूरे देश के दर्शक इस शो को देखते हैं, हमारे शो को, और हमें उत्साहित करते हैं। तो मैम, हम चाहेंगे कि सबसे पहले हम आपका परिचय लें, उसके बाद फिर हम आज के इस काव्य धारा में बहेंगे आपके साथ। जी, मैं शब्द दीप्ति और करनाल हरियाणा की भूमि से हूँ, आप सभी के बीच में उपस्थित। और मेरा छोटा सा परिचय यही है कि बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ और कविता लिखने का जो एक अंदर भावना है या थी बचपन से ही। एक्चुअली मैं जब 8 साल की थी तो मैंने पहली कविता अपनी लिखी थी। तो धीरे धीरे अब उसको प्रोफेशनली भी मैं करती हूँ, मंच भी अब मैं करने लगी हूँ। और उसी को जो अपने अंदर एक था, एक क्रेज था, एक प्रेम था जो साहित्य से, कविता से, तो उसी को जी रही हूँ अपने प्रोफेशन के साथ साथ। जी, तो जो पहली कविता आपने लिखी 12 साल में आपने लिख दी, मैं 8 साल ये की तो जी 8 साल। जी ओह, हम तो जब 8 साल के थे तो हम जानते भी नहीं थे कविता होती क्या है। नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि मेरी मम्मी की डेथ हुई थी जब मैं 5 साल की थी एक्चुअली तभी। तो वो एक ओह, बहुत
इम्पैक्ट उस चीज़ का मुझ पे था, तो मैंने माँ को लेके एक छोटी-सी कविता उस टाइम लिखी थी। अभी तो मुझे बहुत अच्छे से वो ध्यान भी नहीं है कि बस मुझे याद है कि माँ को लेके मैंने 4-5 लाइनों की एक कविता उस टाइम लिखी। कमाल कमाल। तो ये कहते हैं कि कवि जो है या तो वियोग में लिखता है या प्रेम में लिखता है। तो जी, आपकी कविता वियोग से शुरू हुई जी, और जी, निश्चित रूप से वो उसकी यात्रा बहुत रोचक रही होगी। तो जी, हेमंदा से मैं चाहूंगा, हेमंदा जो है आपसे मुखातिब हों और फिर हम आपकी वो पहली कविता हम जरूर सुनना चाहेंगे, हम और हमारे दर्शक, क्योंकि वो एक तो पहली कविता है और दूसरा माँ पर है, तो दोनों अच्छा, ही बड़ा अद्भुत वो तो संगम है। याद नहीं है, मुझे तो बिल्कुल ध्यान नहीं है, वो कुछ-कुछ उसकी एक आध लाइन याद है, तो वो तो मैं शायद सुना ही नहीं पाऊँगी अभी आपको और वो थोड़ी इमोशन उससे जुड़ी हुई है, तो मैं उसको अभी नहीं, फिर कभी आपको सुनाऊँगी मैं वो कविता, अभी नहीं। जी जी, चलिए। जी। हेमंदा, माइक म्यूट है आपका। अ, जो उसके बाद नियमित सफर होता है कविता लेखन का, जैसे 8 साल की उम्र में आपने लिखा, वो तो पहली कविता आपकी रही। उसके बाद फिर 8 साल के बाद किस उम्र में बाकायदा कविता लिखने लगी आप? जी, एक्चुअली 8 साल के बाद थोड़ा-थोड़ा तो कभी काफ़ी गैप मतलब कभी 2 साल के बाद कोई एक कविता या कुछ पंक्तियाँ लिखी। मतलब साहित्य से और कविताओं से प्रेम हमेशा रहा। बचपन से ही मुझे शौक था डायरियाँ लिखने का, बना के रखने का, अच्छी-अच्छी कोट्स, कविताएँ उनकी उतारने का न्यूज़पेपर्स से और इन सब चीज़ों से। तो वो तो कंटिन्यू चलता रहा हमेशा ही। और जब 16-17 साल की एज में मतलब एक हुआ, काफ़ी चेंजेस भी आते हैं, प्रेम है, सब कुछ है, तो फिर वहाँ से मेरा मतलब शुरू हो गया कविता लिखना, जिसको मतलब अनगढ़ कविताएँ जिनको कहा जाएगा, तो वो लिखना शुरू हो गया। लेकिन अनगढ़ कविता बड़ी ईमानदार कविता होती है मैम। जी, बाद में तो हम लोग चालाकियों में आ जाते हैं। हम लोग जब बिल्कुल, लिखते हैं, इस उम्र में लिखते हैं, तो चालाक हो जाते हैं कि कहीं किसी खास वर्ग को बुरा न लग जाए। लेकिन जो जिस उम्र में आपने लिखना शुरू किया, वो ईमानदार कविताएं होती हैं, भले ही वो व्याकरण की दृष्टि से या हमारे साहित्य की दृष्टि से हमको आज कमजोर लगती हों, लेकिन वो बहुत ही मजबूत कविताएं और ईमानदार कविताएं होती हैं। भट्ट जी का जी। भी ये मन है कि अपने उन प्रारंभिक दिनों की कोई एक कविता से आज का सफर हम प्रारंभ करें। अच्छा, तो वो तो मुझे एक्चुअली याद करना पड़ेगा। हाँ, 2 लाइनें हैं मुझे याद है, वो मैंने उस टाइम पे लिखी थी कि मैं ना रवि हूँ और एक तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे यहाँ से शुरू आप लोगों से जैसे बात हुई, मुझे पता नहीं था यहाँ से शुरू होगा। मैंने बिल्कुल वो पढ़ी नहीं है। मेरी डायरी में दूर लिखी वो कहाँ है भी मुझे नहीं पता है कहाँ पड़ी हुई है। जैसे मुझे याद आ कि मैं ना रवि हूँ, ना कवि हूँ, ना कोई दिनकर। मैं ना रवि हूँ, ना कवि हूँ, ना कोई दिनकर। हाँ, मेरी भी कुछ तुकबंदियाँ हैं। हाँ, हम्म, मेरी भी कुछ तुकबंदियाँ हैं जो महज़ मेरे लिए हैं। जो महज़ मेरे लिए हैं और इन तुकबंदियों में मेरा जीवन गीत बहकर कर रहा अटखेलियाँ हैं। ये महज़ क्या तुकबंदियाँ बात, हैं। जी, ये बहुत मैंने सुंदर। शुक्रिया। याद आ गया, आपने याद कराया, मुझे तो ये ध्यान भी नहीं थी। नहीं, जो आपके अपने भीतर की कविता होती है वो याद रहती है। बहुत अच्छा है। तो हम अपने फॉर्मेट में मैम अपने बारे में ये भी परिचय पूछते हैं कि हमने कहाँ पढ़ा, कौन कौन घर में हैं, और उसके बाद हम अपने शिक्षण के व्यवसाय में, जिसको हम प्रोफेशन कहते हैं, कैसे आ गए। तो ये थोड़ा बताइए, बचपन में कहाँ पढ़ा, माता पिता क्या करते थे, और किस तरह से आपको मतलब शिक्षण बहुत ज्यादा पसंद है और लेखन पसंद है, ये हमारे बच्चों के लिए आपको जी, बताना है। मेरे जी, मेरे जो पिताजी हैं वो टीचर थे। अभी रिटायर्ड टीचर हैं मतलब। तो हम्म। घर में ही माहौल था, मम्मी भी मेरे टीचर थे। तो ये तो एक माहौल ही था कि टीचर जब मम्मी-पापा आपके दोनों टीचर्स हैं, तो एक वो लाइन आपकी नेचुरली बन जाती है। तो वहीं से बस एक्चुअली हम मैंने तो खुद डिसाइड नहीं किया था कि क्या करना है, बस हो गया जैसे घर में जो भी मतलब माँ-बाप आपको गाइडेंस देते हैं, उसके हिसाब से चलते रहे और वो हो गया। और मेरे एक्चुअली पिताजी थे, बिल्कुल। उनको लाइब्रेरी हमारे घर में हमेशा होती थी। तो लाइब्रेरी और जब हम छोटे थे तभी से हमने हितोपदेश की कहानियाँ, महादेवी वर्मा, पंचतंत्र ये बहुत ही कम एज में मतलब घर में ही
अवेलेबल हो गई थी, तो वहीं से साहित्य में और इन सब चीजों में इंटरेस्ट रहा। और टीचिंग का तो मुझे लगता है फैमिली का ही वो एक इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि मेरे पापा भी टीचर हैं, रिटायर्ड टीचर रहे हैं, और मम्मी भी टीचर थे। जी जी। भट्ट हाँ, जी मैं थोड़ा देर हमसे हटे। जी अब आ गए जी। हाँ, नहीं, मैं आपके साथ ही था, सुन रहा था सर। आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि बैकग्राउंड आपकी जो बुनियाद है वो बड़ी मजबूत है। शिक्षक माता पिता दोनों घर में हैं। बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं हमारे दर्शक। विमल उनियाल जी कह रहे हैं कि सौंदर्य और काव्यात्मकता का सुंदर संदेश है आप। और क- कृष्ण कुमार वर्मा जी हमारे दिल्ली के ऑलराउंडर शिक्षक हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड इनके नाम हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने लिखी तो नहीं, लेकिन बचपन में मैं सुनता जरूर था। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक बात बड़ी उत्सुकता हमारे दर्शकों के मन में भी है और मेरे मन में भी है। जी। अ, अब मैं आप दिखने में तो सुदर्शना है ही हैं, लेकिन शुक्रिया। आपका नाम भी उतना ही खूबसूरत है। तो ये जो नाम है आपका, शब्द दीप्ति, ये असरकारी तो है, लेकिन सरकारी है कि नहीं है हमको नहीं पता। जी। जी, एक्चुअली मेरा नाम दीप्ति है, जो मेरे पापा ने मतलब रखा है, और शब्द जी, दीप्ति के मैंने खुद को खुद ही अपना नाम दिया है। मैं जब शब्द आपने लिखती खुद को वाह। दे दिया। हूँ जी, शब्द मैंने खुद हाँ, लगा दिया है, तो शब्द दीप्ति अब। हाँ, वही वही मैं, क्योंकि ये इस तरह का नाम जो है, अब नाम भी अपने आप में बड़ा आकर्षक है, शब्द दीप्ति। तो जी मैं शुक्रिया। सोच रहा था कि ये सरकारी नाम तो हो नहीं सकता, असरकारी तो है, खैर। जी, दीप्ति मेरा नाम है, मतलब घर पे चलिए जो मुझे। चलिए। तो आप शब्दों से खेलती हैं, शब्दों को तोलती हैं, इसलिए आपने अपना नाम शब्द आगे से जोड़ा, तो ये बहुत अच्छा संगम है। अ, शुक्रिया। अ, रजनीकांत शुक्ला जी दिल्ली से हमारे शिक्षक हैं। उन्होंने बड़ा मजेदार कमेंट भेजा, कह रहे हैं कोई कवि न बन जाए, शायद संभाव्य है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है जी। संभाव्य जी है जी, बिल्कुल। कुमार बिल्कुल। तो आज कुमार जी आज की हमारे बात शो आप पे भी लागू हो गई है। आज हेमंदा, हमारे शो के जितने दर्शक हैं, बहुत इस बात की संभावना है कि उनमें से आज के बाद बहुत सारे कवि बन जाएं। जी शुक्रिया। कुमार जी ने लिखा ही है ना। वो कुमार जी अक्सर संचालन में प्रयोग करते हैं कि राम का जो चरित्र है वो कवि बना जी देता। तो मैम आज आप की आवाज और आपका जो मतलब सुदर्शना जो आपने भट्ट जी ने कहा है वो सब कुछ आपके पास है। और आपको देखकर निश्चित रूप से हम सब लोग प्रेरित हैं और हमारे बहुत सारे दर्शक आपसे और भी सवाल कर रहे हैं उस जो प्रेरणा आपसे मिल रही है। तो एक दर्शक तो अभी अभी फोन पे पूछ रहे थे कि क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं मैम आज। ये जरूर पूछिएगा। जी, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। वाह। दरअसल मैं टीचर इंग्लिश की हूँ, और मैं इंग्लिश में एमए मैंने किया है। जी और उसके बाद हिंदी भाषा से एक अलग से मतलब लगाव था, तो मैंने हिंदी से एमए किया जॉब के जी साथ ही। और उसी में मतलब अब मैं लिख रही हूँ, तो मुझे अपनी भाषा और अपने उसमें बहुत प्रेम था, तो हिंदी भाषा में मैं लिखती हूँ। और मुझे लगता है कि कोई भी भाषा है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, तो सभी भाषाएं हैं, मतलब सीखनी चाहिए आपको, सभी भाषाएं आनी चाहिए, बहुत ज्ञान होना अच्छी। चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। तो सर, इंग्लिश में आपका पसंदीदा कवि कौन रहा है? इंग्लिश में मुझे केट्स की पोइट्री, अब वो वहां पे भी एक्चुअली वो भी वियोग पे लिखते थे, तो केट्स का हम्म। मुझे बहुत इम्प्रेसिव मतलब रहा है। और वर्ड्सवर्थ की पोइट्री, एक्चुअली अच्छा वर्ड्सवर्थ वर्ड्सवर्थ। से, जी, नेचर के पोइट थे, नेचर को में मतलब एक ईश्वर को ढूंढने वाले, तो वर्ड्सवर्थ से मुझे काफी मतलब रहा है मुझे। और किड्स, इनकी पोइट्री मुझे काफी इंटरेस्टिंग है। जी भट्ट जी। जी, बहुत 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 बढ़िया। अब मैंने इस शो में देखा है मैम, 166वां एपिसोड है आज, और जी 165 में से बहुत सारे हमारे साहित्यकार इस शो में आए। बहुत सारे कवि कवियत्रियां इस शो में आए। हेमंदा खुद भी बहुत महान कवि हैं अपने आप में। तो मैंने ये देखा कि जो अच्छे कवि हैं वो अंग्रेजी के टीचर हैं या साइंस के टीचर हैं। ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है, क्यों हेमंदा? नहीं, एक्चुअली पता क्या है कि जब
उनसे आपको ये लगता होगा ना कि ये इसका सब्जेक्ट भी अलग है, फिर भी इतना प्रेम है हिंदी से और उसमें लिखने का, तो इसलिए आपको वो जी जी। अच्छे पोएट लगते होंगे। मुझे लगता है सभी पोएट अच्छे होते होंगे ना, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही मैम, पोएट सब अच्छे हैं। तो जी, हम लोगों के मन में ये विचार आ जाता है ना कि यार ये तो इंग्लिश के हैं और इंग्लिश ये के होने के बावजूद हिंदी से इतना प्रेम कर रहे हैं, या ये जी, इनका विषय विज्ञान है, लेकिन विज्ञान होने के बावजूद ये हिंदी के इतने नजदीक हैं, हिंदी को इतना सम्मान देते हैं। तो ये विचार एक बात दिमाग में आ जाता है। अदरवाइज भट्ट जी कवि तो सब अच्छे आए हमारे यहाँ, सभी अच्छे हैं। जी बिल्कुल, मैम ने जी भी जी ठीक कहा। जी। आकाश सारोश जी हमारे बहुत वरिष्ठ हमारे अधिकारी शिक्षा विभाग में हैं, कह रहे हैं कि बहुत सुंदर पंक्तियां आपने सुनाई। लेकिन अतुल शर्मा जी देहरादून से हैं, बहुत वरिष्ठ कवि हैं, जन कवि माने जाते हैं, देहरादून के बड़े कवियों में शुमार किए जाते हैं। तो उन्होंने आपसे कहा है कि कविता सुना दीजिएगा, और वो पूछ भी रहे हैं कि आप गीत लिखती हैं या छंद मुक्त लिखती हैं। जी, मैं गीत भी लिखती हूँ और गज़ल पे भी काम कर रही हूँ आजकल, और मुक्त कुछ कविताएँ भी मैंने लिखी हैं। जी, तो मैं चाहूंगा कि शर्मा जी हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, और उनकी बात आप अवश्य जो है उनको सम्मान देते हुए कुछ सुनाइए, छंद मुक्त या गीत, जो भी कविता आप सुनाना चाहें। जी, मैं गीत की 4 पंक्तियाँ पढ़ देती हूँ। नहीं, चार नहीं मैम, वो चार से काम चलेगा नहीं, शो चलिए लंबा ठीक है, है। मैं गीत निकाल देती हूँ, कोई अच्छा जो मतलब उनको मुझे पता नहीं किस तरह से क्या अच्छा लगेगा, पर मैं एक गीत पढ़ देती हूँ, जो भी मेरे सामने खुला है मैं पढ़ देती हूँ। जी। कि जितनी तन में साँसें हैं, जितनी तन में साँसें हैं, हम उतनी आहें भर देंगे। तुम आओगे जिस दिन, उस दिन जाने क्या-क्या कर देंगे। तुम वाह, क्या बात है। आओगे। जी, शुक्रिया। और इसका बंद है कि जाने कितने ख्वाब सजाए, जाने कितने ख्वाब सजाए, जाने कितने राह तके, उम्मीदों को पाल रहे हम, धीरज धरते नहीं थके। उम्मीदों को पाल रहे हम, धीरज धरते नहीं थके। तेरे गम की नदिया में, तेरे गम की नदिया में हम सागर को भी तर देंगे। जितनी तन में सांसें हैं हम उतनी आहें भर देंगे। जितनी तन में सांसें हैं हम। जी, नवनीत चौधरी जी। जी हाँ, मैं एक गीत ही पढ़ रही हूँ आपके सामने, इसका अगला बंद सुनिएगा। कि तेरा प्रेम ही सच्चा मुझको, तेरा प्रेम ही सच्चा मुझको सब हर जाई लगते हैं। जाने कितने लोग मिले थे, जाने कितने लोग मिले थे, सब पर छाई लगते हैं। जाने कितने लोग मिले थे, सब पर छाई लगते हैं। तेरी बाहों के घेरे ही, तेरी बाहों के घेरे ही मुझको मेरा घर देंगे। तुम आओगे जिस दिन, उस दिन जाने क्या क्या कर देंगे। जिस दिन, उस दिन जाने क्या क्या कर देंगे। और क्या आखिरी बात। बंद निवेदित करती हूँ इस गीत का। जी, जी शुक्रिया। आखिरी जी। बंद निवेदित करती हूँ। ये मैंने इस भाव पे लिखा है, या जो लिखते हुए मेरा भाव था कि जब हमें पता ही नहीं होता कि जिस इंसान को हम चाह रहे हैं, जिसके इंतजार हम जिसका कर रहे हैं, वो दुनिया में है भी या नहीं। कि तुम दुनिया में हो या फिर तुम दुनिया ही से चले गए। तुम दुनिया में हो या फिर तुम दुनिया ही से चले गए। इतना भी ना जान सके हम, कैसे छल से चले गए। इतना भी ना जान सके हम, कैसे छल से चले गए।
सब यादों के मोती चुनकर, सब यादों के मोती चुनकर हम पलकों से झर देंगे। तुम आओगे जिस दिन उस दिन जाने क्या क्या कर देंगे। तुम आओगे जिस दिन उस दिन जाने क्या क्या कर देंगे। वाह, जी तो ये क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन मैम, क्या बात है। जी बहुत और मजे की बहुत बात यह है मैम कि इस शो में आपके बहुत सारे फैन भी जुड़े हैं जो शायद आपको भी नहीं मालूम होंगे। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत तो धन्यवाद। उन्हीं में से एक, उन्हीं में से एक हमारे जावेद इकबाल वाणी साहब हैं, कश्मीर से जावेद इकबाल साहब। वो कह रहे हैं कि आपकी एक कविता है, उन्होंने यूट्यूब पर खूब देखी है, कि उसने जब आंखों से मुझको छुआ। अच्छा अच्छा, जी जी, तो मेरा वो एक कह रहे हैं चार। कि हाँ, वो कह रहे हैं कि यूट्यूब में उन्होंने इसको देखा है और वो उम्मीद करते हैं कि आज आप ये कविता, ये गीत जरूर सुनाएंगे उनको। तो जावेद साहब, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, लेकिन इस बीच आपके जो मित्र हैं और जिनके माध्यम से आप हम तक पहुंची हैं, जयंत साहा जी, उन्होंने बड़ा रोचक टिप्पणी भेजी है। कह रहे हैं कि द टीचर शो में इतने दिनों तक कृषि दर्शन चल रहा था, चित्रहार है। जी, शुक्रिया। जी वो एक्चुअली वो हास्य कवि है, तो उन्होंने तो हास्य कहीं ना कहीं से क्रिएट करना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जयंत शाह जी की ह्यूमर का उनका जवाब नहीं है, जयंत शाह जी का, वो हमारे शो में आए थे और जी बहुत बिल्कुल। कमाल का लिखते हैं। अच्छा, आपने बहुत अच्छा गीत सुनाया अतुल शर्मा जी के। साथ में मैंने एक कवि सम्मेलन में उनके साथ पढ़ा है, वहीं से जी जी हमारी मुलाकात हुई थी और बातचीत वहीं से हुई थी। जी। अतुल शर्मा जी, एक और सवाल पूछ रहे हैं कि पंजाबी में भी लिखा है क्या आपने? नहीं, पंजाबी में मैंने कुछ नहीं लिखा। दरअसल मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, हरियाणवी में मैंने कुछ थोड़ा बहुत ट्राई किया है, और उससे मेरा आगे कोशिश है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ लिखूँ हरियाणवी में। अ, जी जी, पंजाबी में मैंने कुछ नहीं बिल्कुल। लिखा। अच्छा, हमारा एक और दर्शक है मैम, गिरीश चंद्रा जी, वो कह रहे हैं कि उनका सवाल है, स्क्रीन पर भी आप पढ़ सकते हैं। दो सवाल भेजे उन्होंने। पहला सवाल है कि शब्द व निर्गुण परंपरा में दीप्ति की ओजस्विता पर आपके क्या विचार हैं? क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। और दूसरा सवाल है कि सूफीवाद ने आपको किस प्रकार प्रभावित किया? क्या अंग्रेजी कविताओं में भी आपको सूफीवाद दिखाई देता है? ये बड़े रोचक सवाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंटेलिजेंट सवाल है। जी, गिरीश चंद जी भी बड़े इंटेलिजेंट दर्शक है हमारे, और रोज जी 7 बजे से 10 मिनट पहले वो आ जाते हैं, बिल्कुल तैयार रहते हैं शो देखने के लिए। जी, बहुत बहुत ही बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली मुझे आप लोगों से जुड़ के, और सभी जो सवाल करवा रहे हैं इससे बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली ये सब बन गया है। तो जी सूफीज्म की जैसे बात कर रहे हैं, उससे कनेक्टेड होने का मेरा सीधा सीधा अगर जरिया कोई है तो वो ओशो है। ओशो को बहुत ही कम एज में मैं एक्चुअली ओशो की मैंने पहली बुक मुझे मिल गई थी कहीं से, तो मैंने पढ़ी, और उनका बहुत इम्पैक्ट मुझ पे रहा है कि उनका जो लाइफ का जो उनका है समझाने का जो तरीका है जिंदगी को, तो मुझे लगता है कि मैं तो पर्सनली मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में रही हूँ। और एक टाइम था कि मैंने 16-16 घंटे उनकी बुक्स पढ़ी हैं उस एज ओ, में, एक्चुअली 16-17 साल की एज में मुझे ओशो से मैं कनेक्ट हो गई थी। और तब तो मुझे अलाउड भी नहीं था घर पे ओशो को पढ़ना, तो मैंने छिपके भी पढ़ा है उनकी बुक्स को, मैं अलमीरा में बैठ के छिपके भी पढ़ती थी। तो ओशो को दरअसल मतलब मेरी मुझे लगता है सूफिज्म जो है और निर्गुणवाद जो है वो मैंने ओशो के थ्रू ही मतलब जाना है। और मीराबाई को, कबीर दास को, रैदास को, इन सभी को पढ़ा, हिंदी लिटरेचर में भी है। ओशो एक नई परिभाषा जो देके चले हैं नानक को, तो वहां से एक बहुत ज्यादा मतलब मेरे अंदर वो चीज आई है। जी। और उनका पहला जो सवाल है वो ये है कि शब्द व निर्गुण परंपरा में दीप्ति की ओजस्विता पर आपके क्या विचार हैं? जी, मैं एक्चुअली निर्गुण में मुझे ये है कि मैं भी कुछ मैंने भी लिखा है, 1-2 गीत मैंने लिखे हैं। और जब अंदर से एक ध्यान में जब आप होते हैं तो उस टाइम जो कुछ गीत मैंने वो लिखे नहीं जाते, मुझे लगता है उतर जाते हैं। तो कुछ ऐसे गीत मैंने लिखे हैं, एक लाइन भी मैं पढ़ना चाहूँगी। स्वागत जो कि स्वागत। जी, शब्द दीप्ति के में निर्गुण बात का जो है उसी पे कि ठहरा ठहरा चलता है ये, ठहरा ठहरा चलता है ये,
मन सन्यासी होता जाए, मन सन्यासी होता जाए। तो ये गीत मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, और ये गीत जब मैंने लिखा था पूरे भाव में, जब मैं एक निर्गुण जो हम अपने अंदर ईश्वर को जब महसूस करते हैं बिना किसी आकार के, तो उस भाव में मैंने ये लिखा था। ये पूरा गीत अभी बहुत मुझे अच्छा। जी, शुक्रिया। जी। आकाश सारस्वत सर कह रहे हैं कि आपके गीत में भजन का भाव लग रहा है, बहुत सुंदर। जी, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक कमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि मेरा प्रेम है उन चीज़ों से, और भजन कहिए, गीत कहिए, भाव कहिए, एक जो भक्ति में कहिए या ईश्वर में कहिए या निर्गुणवाद में कहिए, तो मेरा उसमें बहुत प्रेम है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट है कि इसमें भजन का भाव लग रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर। जी। अभी हेमंदा ने आपसे सवाल किया अंग्रेजी में, आप अंग्रेजी साहित्य से भी आपने एमए किया है और जी, आप अंग्रेजी की शिक्षिका हैं, तो मैं थोड़ा सा उस सवाल को रिवर्स कर देता हूँ। हिंदी में आपका पसंदीदा कवि कौन है? जी, कबीरदास। महादेवी वर्मा कबीरदास। जी भी हैं। अगर कविताओं की अगर प्रेम पे अगर आप पढ़े, तो मुझे महादेवी वर्मा जी बहुत पसंद हैं, और कबीरदास मुझे बहुत पसंद है। और बाकी छायावादी जितने भी कवि हुए हैं, जयशंकर प्रसाद जी हुए हैं, और रामधारी बच्चन जी हुए हैं, तो सभी के गीत और कविताएं बहुत सुंदर है। दुष्यंत कुमार मुझे बहुत पसंद है। नहीं, लेकिन आपको देख के लगता नहीं आप इतनी धीर गंभीर कविताएं सुनती, पढ़ती और लिखती हैं? जी, नहीं ये अच्छी बात नहीं, क्यों देखने में मतलब अब मैं क्या कहूँ इससे। तो इसलिए मुझे अब समझ में आ रहा है कि आपके घर वालों ने आपको ओशो पढ़ने से क्यों मना किया। उन्हें डर होगा कि कहीं आप विनोद खन्ना की तरह से। जी, दरअसल मैं एक तरह से अपने आप को उसमें मतलब ढाल भी चुकी। विनोद खन्ना का एक्चुअली जो लाइफ था, और एक जो पीक अपने करियर पे जाके उन्होंने वो सब छोड़ा था, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जब इंसान को कुछ बहुत गहरा मिल जाता है, तभी वो सांसारिक चीज़ों की निरर्थकता समझ के उस रास्ते पे चल पाता है। तो मुझे उनका ख़ैर है आप सही कह रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है रोल प्ले होता है हर इंसान का अपना, मतलब हम जो जीवन जी रहे हैं, अंदर से हम अपना मेडिटेशन में हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो अलग है, लेकिन अगर हम दुनिया में रह रहे हैं, तो एक अपना रोल प्ले तो बेस्ट करना ही होगा। तो उसमें मेरा विश्वास, ओशो ने भी जैसे बोला, ज़ोरबा द बुद्धा का उन्होंने कांसेप्ट दिया है। अगर आपने पढ़ा, ज़ोरबा द बुद्धा मतलब आप बुद्ध भी हैं और ज़ोरबा भी हैं। ज़िंदगी को पूरे तरीके से, एक पावरिश तरीके से जीना भी है, और उसे कमल की तरह, मतलब जैसे कीचड़ में कमल है, अनछुए रहकर। तो वो मुझे कांसेप्ट बहुत पसंद है, और मेरी लाइफ का भी वही है। जी, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। तो अभी जो जावेद इकबाल साहब ने जो फरमाइश की थी वो हम सुन पाएंगे क्या? जी, जी, मैं वो पढ़ती हूँ, अगर मुझे ध्यान पूरी आती है, तो मैं पढ़ती हूँ, साथ-साथ मुझे लगता है शायद ध्यान आ जाएगा। ये एक शेर जी। है कि उसने आँखों से पहली दफ़ा जब छुआ, वाह। उसने आँखों से पहली दफ़ा जब छुआ, मेरे हाथों से रुख पे था पर्दा हुआ, मेरे वाह। हाथों से रुख पे था पर्दा हुआ। सादगी, आशिकी, कुर्बतें और हया, सादगी, आशिकी, कुर्बतें और हया, दिल मोहब्बत के कितने सबक पढ़ गया, दिल क्या मोहब्बत बात है। हम्म। में सबक पढ़ गया। जी, शुक्रिया, धन्यवाद। ये लेकिन मुझे लगता है इतना कम सुन के जावेद इकबाल जी की आत्मा तृप्त नहीं हुई नहीं, होगी। ये मैंने इतना ही लिखा, ये 4 ही पंक्तियाँ मैंने एक्चुअली लिखी है, जो उन्होंने बोली हैं, वो उन्होंने किसी मेरे ख्याल से यूट्यूब वगैरह पे मैंने कहीं पीछे जो लाइव किए, उनमें भी ये कई बार पढ़ी हैं ये 4 पंक्तियाँ, तो वहीं से उन्होंने ये अच्छा। इतनी ही थी। जी। चलिए, बढ़िया। गागर में सागर ये पंक्तियां आपने लिखी हैं। जी हेमंदा। अ, अब थोड़ा सा विषय से हट करके, मैम जैसे आप कवियत्री हैं, आप मंच शेयर करती हैं, मंचों में जाती हैं, यूट्यूबर भी आप हैं, तो अम, बच्चों को जब पढ़ाने जाती हैं तो बच्चे किस नजरिए से आपको देखते हैं? क्या ये आपका जो है प्लस पॉइंट है कि आप शिक्षिका के साथ एक कवित्री भी हैं और जनता के बीच आपकी एक अलग छवि भी है कवित्री के रूप में?
तो बच्चे, स्टाफ और प्रिंसिपल साहब कैसा उनका व्यवहार रहता है इस गुण के कारण? आप जी, सबसे पहले स्टाफ की तो मैं बाद में बात करूँगी, पहले मैं बच्चों की बात करती हूँ। बच्चों से एक्चुअली मुझे लगता है जब हम जो भी कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, किसी भी तरह की कला से, तो उसका जब वो टीचर बनता है, तो मुझे लगता है वो एक अलग ही प्रेम और अलग ही भाव उसका रहेगा। ये मेरा बिल्कुल मानना बिल्कुल। है और मेरे बहुत ही स्टूडेंट्स हैं जो पर्सनली मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनके पेरेंट्स आके खुद मुझे कहते हैं कि जहाँ से जैसे मेरी ट्रांसफ़र हुई अभी लास्ट ईयर की ही बात मुझे याद आती है। मेरी ट्रांसफ़र हुई है स्कूल से तो उसकी मदर हमारे घर आए हैं मतलब 40 किलोमीटर करनाल है उस गाँव से। वो हाँ, मुझसे फ़ोन करके घर आए और वो लड़की रो रही है बहुत बुरी तरह से कि मुझे अपने घर रख लो, मुझे करनाल ही पढ़ा दो। तो ये जब चीज़ होती है तो मतलब वो बोलते हैं कि टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन एक जो आप अटैच बच्चों से जिस तरीके से आप होते हो, तो वो हमें मतलब बहुत मिस होता है और आप वापस आ जाइए। कई लोगों ने ग्रुप बना के मतलब वो भी बोला कि इनको इनकी ट्रांसफ़र मत कीजिए, ऐसे स्कूल में वो रिक्वेस्ट लेके आए। तो मुझे लगता है कि ये गुण है, मतलब ये आपका प्लस पॉइंट है, नॉट माइनस। आप बच्चों बच्चों के से लिए? जी, बच्चों के लिए, आप बच्चों से एक डिफरेंट तरीके से जुड़ सकते हैं और जब बच्चे हाँ, आपसे इमोशनली जुड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हर बच्चा फिर कोशिश करता है कि वो स्टडी में भी कुछ अच्छा करके दिखाए। जब वो आपसे इमोशनली जुड़ा है, तो वो आपके लिए ही वो पढ़ता खुद के लिए नहीं है तब बच्चा टीचर के लिए पढ़ना शुरू करता है कि मैं टीचर को क्या अच्छा बात! लगूँ। जी, बहुत अच्छे, बहुत बहुत सुंदर। अच्छे। ये आपने धन्यवाद। और एक बड़ा नया स्टाफ कॉन्सेप्ट मेंबर? दिया कि ये बड़ा नया कॉन्सेप्ट दिया कि बच्चे टीचर के लिए पढ़ना पसंद करते हैं एक स्टेज के बाद। जी, जी, क्योंकि जब बिल्कुल। आप टीचर से इमोशनली जुड़ जाते हैं, तो बच्चे को फिर ये नहीं रहता कि मैं खुद के लिए उनको लगता है बस जाके मैंने टीचर को सब सुना देना है, सब मतलब उनको मैं अच्छा लगना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने बच्चों में फ़ील की है अपने लिए, तो वो एक प्लस पॉइंट मुझे बड़ा लगता है, उसमें माइनस तो कुछ भी नहीं। और रही बात स्टाफ की, स्टाफ के लिए तो आप अलग होते ही हो, हर एक जो भी इवेंट होता है, स्टाफ की पार्टीज़ होती है, तो आपको खड़ा कर दिया जाता है कि आप पढ़िए। तो मुशायरे शुरू हो जाते हैं कहीं भी, तो स्टाफ का ये है और एनकरेजमेंट मुझे मिली है स्टाफ की तरफ से हमेशा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये आपने जो कविताएं जो अभी 4 लाइन लाइन की कविता सुनाई थी, तो आकाश सारस्वत सर कह रहे हैं कि आपके भावों में संत भाव या कहें कि सत्संगी भाव भी दृष्टिगोचर हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। लेकिन ये लेकिन अब थोड़ा सा जी। कई लोग एक्चुअली मुझे ऐसा बोलते हैं कि सूफ़ीज़्म आपके, जबकि मैं सूफ़ीज़्म पे पढ़ा नहीं है मैंने, तो भी मतलब मुझे बोला है कइयों ने आके कि बहुत डीप लगता है सूफ़ीज़्म। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो जो चीज़ हम अंदर रखते हैं वो कहीं न कहीं झलकती है हमारे काम में। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे। लेकिन अब थोड़ा सा हम बदलते हैं क्योंकि जो अभी तक की हमारी बातचीत और कविताएं हैं वो आपके व्यक्तित्व से मेल नहीं खा रही हैं थोड़ा सा। तो तो नवनीत नवनीत चौधरी विदेह हमारे हैं, इनका नाम ही विदेह है। ये भी बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत कमाल के दोहे लिखते हैं। उधम जी, सिंह नगर उत्तराखंड से हैं, इस शो में भी आए थे हमारे। वो कह रहे हैं कि कोई संगीत, कोई श्रृंगार रस का गीत या मुक्तक सुना दीजिए अब। जी ठीक है, मैं श्रृंगार रस सुन लेती हूँ। मैं गज़ल पढ़ती हूँ। वाह वाह, गजल की फरमाइश भी है। जैन शाह जी कह रहे हैं गजल सुना दीजिए, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं आपके। जी ठीक है, ठीक। हूँ गज़ल आपकी, हूँ गज़ल आपकी, गुनगुना दो मुझे, आशिकी का तरन्नुम सिखा दो मुझे, आशिकी का तरन्नुम सिखा दो मुझे, हूँ गज़ल आपकी, गुनगुना दो मुझे। और शेर सुनिएगा। स्वागत। कच्ची माटी समर्पित तेरे सामने, वाह। कच्ची माटी समर्पित तेरे सामने, जो भी चाहो सनम वो बना दो मुझे, जो क्या भी बात है। चाहो सनम वो बना दो मुझे,
आशिकी का तरन्नुम सिखा दो मुझे। और शेर है कि उम्र के साथ गुजरा है जो भी यहाँ, उम्र के साथ गुजरा है जो भी यहाँ, आईने तुम सुनो सब दिखा दो मुझे। बढ़िया। आईने, जी शुक्रिया। आईने तुम सुनो सब दिखा दो मुझे। और रूह, ये मेरा फेवरेट शेर है कि रूह छू जाएगी जब मेरी रूह को, रूह छू जाएगी जब मेरी रूह को, वो घड़ी वो पहर सब लिखा दो मुझे। वो क्या बात घड़ी, है। जी शुक्रिया। वो घड़ी वो पहर सब लिखा दो मुझे। आशिकी का तरन्नुम सिखा दो मुझे। एक आखिरी शेर है कि जी। दाव पर जिसकी खातिर लगी जिंदगी, दाव पर जिसकी खातिर लगी जिंदगी, उस मोहब्बत से अब तो मिला दो मुझे। उस मोहब्बत से अब तो मिला दो मुझे। आशिकी का तरन्नुम। मुझे लग रहा है कि नेटवर्क की कुछ दिक्कत है। हेमंता, आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ नहीं, नेटवर्क रुक गया, नेटवर्क। हाँ, नेटवर्क की दिक्कत है तो उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है। लेकिन मैं इसको सुन रहा था तो मुझे तो इसमें भी सूफीज्म सुनाई दे रहा है। इस जो संगार रस की बिल्कुल इन्होंने गजल पढ़ी है, इसमें भी सूफीज्म का भाव मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और जयंत शाह जी तो आज लगातार जुड़े हैं, देखिए आप। हाँ, जैन जयंत शाह शाह जी जी, बिल्कुल हाँ। पूरा उत्साह बढ़ा रहे हैं हम सबका और हमारे आज की मेहमान का। और जी नवनीत चौधरी जी कह रहे हैं अति सुंदर प्रस्तुतिकरण, तो बहुत धन्यवाद। नवनीत चौधरी विदेश आपका, जयंत शाह जी का, फरीदा शौक मैम का, जावेद इकबाल साहब का, इंदिरा तिवारी जी कह रही हैं बहुत सुंदर, हरीशचंद भट्ट जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, वाह वाह। महेंद्र प्रताप जोशी जी कह रहे हैं सादर अभिवादन। और जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हैं, हेमंत जोशी जी हैं, अतुल शर्मा जी हैं, अरविंद नेगी जी हैं, राकेश कंडवाल जी हैं, गिरीश चंद्रा जी हैं, अरविंद नेगी जी हैं। हम आप सबके बड़े हृदय से हम आप सबके प्रति आभार ज्ञापित करते हैं। नवीन यादव जी भी हमारे साथ लगातार बने रहते हैं। विमल उनियाल जी तो यही हैं, गुलशन रॉय जी हैं। तो आप सबके इस तरह के जो सकारात्मक सुझाव आते हैं, टिप्पणियाँ आती हैं, इन सब के कारण ही हम 166 नॉट आउट चल रहे हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। और हेमंत दा, मुझे उम्मीद है कि डबल सेंचुरी पूरी करेंगे। भट्ट जी, अभी जो प्रस्तावित हैं कुछ लोगों को हम लोग आमंत्रित करने जा रहे हैं आने वाले जो हफ्तों में। जी। जब तक मैम आती हैं, तो जिन जिन जी। लोगों से आपने निवेदन किया है हमारे दर्शकों को, जो हमारे जी। साथी हैं, हमसे जुड़े हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे कि आने वाले जो हमारे हफ्ते हैं वो कौन कौन लोग आ सकते हैं। और ये साथी भी जो बराबर अपना आशीर्वाद हमको देते हैं, इनसे भी अनुरोध है कि आप नाम सुझाइएगा और आपके नामों को जो है हम लोग आगे के हफ्तों में अपने दर्शकों के बीच लाएंगे। जोशी जी आज भी नहीं जोड़ पाए हैं, अन्यथा कोई प्रश्न उनकी ओर से आता है। तो इस बीच हम जी। चाहते हैं कि हमारे चाहे महेंद्र प्रताप जोशी जी हैं, चाहे विदेय हैं, बस वो हमसे बातचीत करते रहें। और क्या क्या उनकी आकांक्षाएं हैं, क्या क्या वो हमसे चाहते हैं, क्या क्या अपेक्षाएं हैं, इन पर बातचीत होते रहे। तब तक भट्ट जी और हम लोग आपके जो सुझाव हैं या आपकी जो बातचीत हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, उन पर चर्चा करें। और मैम देखिए आ गई, मैम आ गई। जी मैम।
माफी चाहूंगी, मैं क्षमा चाहूंगी आप सभी से। नेटवर्क इशू से ये कनेक्शन एकदम से कट हो गया था। जी, तो मैम एक मैं रिक्वेस्ट आपके और है, आप ये डिवाइस के जरा और नजदीक चले जाइए, शायद आवाज पहले से थोड़ी कम हो रही, अपने डिवाइस को और नजदीक कर लीजिएगा तो आवाज तेज आ जाएगी। जी मैम। अभी आपको आवाज आ रही है क्लियर? हाँ अब हाँ जी, बहुत हाँ। अच्छे आप। तो अभी जो आपने सुनाया मैम, मैं इसको बड़े ध्यान से सुन रहा था और मुझे इसमें भी मुझे सूफीज्म और रूहानियत नजर आ रही थी, जबकि आपका कहना है कि श्रृंगार की गजल है। जी, मुझे तो मतलब प्रेम में भी एक्चुअली प्रेम मेरे लिए तो वही है जो रूहानी प्रेम है, चाहे दो इंसानों के बीच में है, लेकिन हम्म। प्रेम का कॉन्सेप्ट तो वही है कि जब आप इंटरनल रूप से एक दूसरे से जुड़े हों। क्या जी, बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल मैम आपने आप सही कहा। बच्चों और से इतना लगाव, जी आपको बच्चों से इतना लगाव है और बच्चे भी आपको बहुत ही प्रेम करते हैं, तो क्या कभी आपके मन मस्तिष्क से बच्चों के लिए कोई कविता निकली है अभी तक? हाँ, बच्चों के लिए मैंने एक बार थोड़ा बहुत कुछ लिखा तो था। जी। जो एक्चुअली क्या होता है कि वो जो कविताएं होती है, एक हम जैसे बच्चे हम आके कह देते हैं कि मैम मुझे कुछ ये वो, तो हम लिख देते हैं, उनको वहीं पे दे देते हैं, उनको अपनी डायरीज में नहीं उतारते कभी, क्योंकि वो उतनी, वही आपकी वाली बात है ना कि वो चला गया और वो यूजफुल हमारे लिए उतनी नहीं होती है, तो उनको हम, अच्छा, जी, लिखा है, मैंने कई बार लिखा है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। नए स्कूल में जाके कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ तो स्टाफ में भी जैसे साथ के साथ पढ़ा है, वो सब वहीं पे खत्म हो जाता है, कुछ चीजें हम नोट कर पाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। तो नवनीत चौधरी विदेह साहब कह रहे हैं कि अब कुछ विरह श्रृंगार की प्रस्तुति भी हो जाए तो आनंद आ जाए। जी, जैसे आप श्रृंगार और आप बार बार कह रहे हैं कि विरह है, रूहानी है, मैं एक बिल्कुल हल्की फुल्की गजल पढ़ती हूँ जो काफी मतलब पसंद की जाती है कई जगह में, जब भी मतलब मैंने पढ़ी है तो मंच पे काफी पसंद, जी। कि दर्द ही की कहानी नहीं है, दर्द ही की कहानी नहीं है, इश्क आंखों का पानी नहीं है। वाह। और एक शेर सुनिएगा कि ढलती उम्रों के लोगों से पूछो, हम्म। ढलती उम्रों के लोगों से पूछो, इश्क केवल जवानी नहीं है। बहुत क्या अच्छा। बात है, क्या तो बात है। ढलती उम्रों के लोगों से पूछो, इश्क केवल जवानी नहीं है, दर्द ही की कहानी नहीं है, इश्क आंखों का पानी नहीं है। और ये नया दौर है, सुन लो कान्हा, वाह। ये नया दौर है, सुन लो कान्हा, कोई मीरा दीवानी नहीं है। क्या बात है, नया क्या दौर। बात है, क्या। ये नया दौर है, सुन लो कान्हा, कोई मीरा दीवानी नहीं है, इश्क आंखों का पानी नहीं है, दर्द ही की कहानी नहीं है। और आज के प्यार में रब को ढूंढे, आज के प्यार में रब को ढूंढे, देखो लड़की सयानी नहीं है। आज के प्यार में रब को ढूंढे, देखो लड़की सयानी नहीं है, दर्द ही की कहानी नहीं है। और यूं तो दरिया मोहब्बत है कितने, यूं तो वाह दरिया मोहब्बत है कितने, फिर भी प्यासे को पानी नहीं। वाह वाह। यूं तो क्या बात है। दरिया मोहब्बत है कितने, फिर भी प्यासे को पानी नहीं है, दर्द ही की कहानी नहीं है, इश्क आंखों का पानी नहीं वाह। क्या बात है। है। बहुत बेहतरीन। वाह। और तो मैम की इस ये तो कविता के आप। साथ ही भारत 10 विकेट से जीत गया। अच्छा अच्छा। वाह। क्या बात है, आप बधाई जब सबको। ये कविता डिलीवर कर रही थी तो उसी समय भारत ने 10 विकेट से जीत भी हासिल कर जी। ली। क्या बात है, क्या बात है। आज तो बहुत सारे अच्छे क्योंकि अच्छे कुछ अच्छी खबरें मिल दर्शक रही हैं। ऊहापोह में थे कि क्या वो भारत की जीत देखें या मैम को देखें। जी। चलिए, चलिए। दोनों 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 इच्छाएं एक साथ पूरी हो गई है बंदा। अब वो जीत भी देख चुके हैं, अब वो मैम को भी देख सकते हैं। तो हमारे दर्शक हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, कवि हैं, ये भी रूहानी आदमी है बहुत। राकेश चांदना जी दिल्ली में शिक्षक हैं। तो जी राकेश जी। चांदना जी पूछ रहे हैं कि एक प्रश्न ताना पूछना था। चाहते हैं कि वो कह रहे हैं, आपको क्या लगता है, प्रेम अवस्था है या किसी से हो जाता है? नहीं, ये एक्चुअली मुझे ओशो से इंस्पायर्ड लग रहा है कि वैसा है, प्रेम अवस्था है या किसी से हो जाता है।
देखिए हम साधारण मनुष्य हैं, हमें तो किसी से हो जाता है। ओ जो वाह, प्रेम जहाँ बहुत अवस्था क्लियर। बन जाती है, हम अभी उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं कि जहाँ प्रेम हो जाते हैं, जैसे जो भी संबुद्ध पुरुष हुए हैं, कबीर हुए हैं, नानक हुए हैं, तो वो अवस्था में पहुंच चुके हैं, वो प्रेम हो चुके हैं। लेकिन हम तो अभी हमें तो किसी से हो जाता है हम उस स्टेज पे हैं। बहुत अच्छा, आपने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, तो जी इसके मैं लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। ये बड़ा ईमानदार बहुत उत्तर था ये। ईमानदारी। और जी पवन कुदवान जी कह रहे हैं कि सबको नमस्कार कर बिल्कुल रहे हैं, कह रहे हैं ईमानदारी। मैडम जी सौंदर्यता आपके शब्द और दीप्ति दोनों स्वरूप में है। जी शुक्रिया। प्रायः अधिकांश लोगों की मौलिकता नाम के पीछे जोड़ने की होती है, आपने आगे लगाकर अपना नाम जोड़ा है, तो ये एक विशिष्ट मौलिकता है। तो पवन जी कुदवान साहब बहुत धन्यवाद आपका, आप शो को लगातार देखते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं हमारा। अच्छा मैम, ये एक एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, आप चूंकि मंची कवियत्री हैं, मंचों में जाके आप पढ़ती हैं और खूब लोकप्रिय भी हैं, तो कौन कौन से कवि हैं, अगर मैं कबीर और उनको छोड़ दूं महादेवी वर्मा को, जो हमारे दौर के नहीं है, इस दौर के आसपास जो कौन कौन से कवि हैं जो मंचों पर पढ़ते हैं और आप उनसे बहुत प्रभावित हैं? जी बहुत प्रभावित तो नहीं कह सकती हूँ। दरअसल मंचीय कविता एक सिर्फ कविता तक सीमित नहीं है, मुझे लगता है उसमें और भी बहुत कुछ है। आपका प्रेजेंटेशन और बहुत सारी चीजें उसमें है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं ये तो किसी से कोई ऐसा मतलब आपकी आवाज, जी जी बोलिएगा बोलिएगा। जी मैं मैं यही कह आपको रही हूँ आपके कोई फेवरेट कवि होंगे ना मंचों पर, जिनको आप देखना सुनना पसंद करती होंगी, जी वो कौन है, कुमार ये हम जानना चाहते कोई भी मतलब अगर मंच पे आपको जाना है, आज में जो है तो कुमार सर कर ही नहीं सकता है, तो है मेरे ख्याल से यंग जनरेशन उनका जो तरीका है, बाकी बहुत सारे हमारे सर्कल में जुड़े हुए बहुत अच्छे अंजुम रहबर जी पसंद है, तो बहुत सारे लोग। हैं? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, और ये बात बिल्कुल सच है कि कुमार विश्वास आज की पीढ़ी के लिए एक तरह से मंची कविता के मामले में तो मार्गदर्शक हैं ही हैं। और दूसरा, आपका एक संगम बड़ा जबरदस्त है कि आप कवियत्री भी हैं और शिक्षिका भी हैं। तो जब आप क्लास में जाती हैं, तो ये कवियत्री होना आपको कितना फायदा पहुंचाता है? सर ये तो क्वेश्चन हमारी पहले कि क्लास में जाके आवाज ही को मुझे लगता है आवाज साफ नहीं आ रही, कट रही है थोड़ा सा आवाज। मुझे नहीं, ऐसा लगता है कि क्लास में कवित्री होना बच्चों को जब लग रहा है बच्चे बोर हैं, परेशान हो गए हैं, तो इजीली आप उनको मूड को उनको एकदम से फ्रेश कर सकते हैं। तो ये मुझे फायदा रहता है क्योंकि आजकल बच्चे सभी यूट्यूब ये सब चलाते हैं, तो वो खुद ही तो बच्चे खुद आके मैम मैं कविताएं लिखते हो हमें किसी तो वो खुद ही आके नहीं नहीं, ये तो एक बात है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक टीचर है जो अच्छा कवि है या जो अच्छा कलाकार है, और एक दूसरा टीचर है, तो दोनों के पढ़ाने के और दोनों को बच्चों से कम्युनिकेशन, संचार करने के, संवाद करने के तरीकों में क्या अंतर आपको नजर आता है कोई? जी बिल्कुल मुझे अंतर नजर आता है। हम लोग कला से जुड़े हुए हैं, ज्यादा प्रेमपूर्ण होते हैं, वो ज्यादा बच्चों को इमोशनली बच्चों को हमेशा ही देखा जितने भी लोग अब मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क की दिक्कत है शायद, आपके यहाँ से आवाज कट कट के आ रही है, तो बहुत साफ हम सुन नहीं पा रहे बीच बीच में। हेमंदा, आपको भी ऐसा ही लग रहा है? मुझे लग रहा है मैम को एक बार लीव करके फिर जोड़ना पड़ेगा। जी जी, एक बार फिर से कनेक्ट होइएगा मैम, तब तक हम जो है दर्शकों के कुछ कमेंट्स हैं उनको पढ़ते हैं। तो जयंत शाह जी कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, और हेमंत जोशी जी कह रहे हैं वाह वाह।
हेमंत जोशी, धन्यवाद। आपका एक प्रश्न भी आया है हेमंत जोशी जी का, हम उसको भी लेंगे थोड़ी देर में। ये प्रश्न ऐसा है कि इसका जवाब हेमंदा भी बहुत बेहतर दे सकते हैं, कि मैं चाहूंगा कि मैम के जुड़ने तक हेमंदा इसका जवाब दे। हेमंदा, ये भी हेमंत जी हैं, हेमंत जोशी जी हैं, कह रहे हैं कि मंची कविता के क्या मापदंड होने चाहिए? आप तो बहुत अच्छे मंची कवि हैं। हेमंत जी हेमंत जानते जी हैं, जानते हैं, अब देखिए, अब मेरा हो अब गया देखिए है मेरा मैम हो वाला गया जो है ली मैम वाला वाला था जो ना। ली वाला था ना। हाँ जी, हाँ। हाँ अब हाँ। मैम का अब की मैम आवाज का बिल्कुल की ठीक आवाज आएगी। बिल्कुल जो ठीक मंची आएगी। जो कविता है, मंची मैं कविता है, पंडित मैं जी कुमार पंडित जी विश्वास जी कुमार का ही विश्वास जी उदाहरण का लूं। ही उदाहरण लूं। केवल कविता केवल ही नहीं, कविता उसका ही नहीं, उसका प्रेजेंटेशन इसमें प्रेजेंटेशन कि इसमें किस तरह से कि अपने किस तरह शब्दों से को अपने जनता शब्दों को जनार्दन जनता के मन तक जनार्दन को के मन पहुंचाएं, तक को और हंड्रेड पहुंचाएं और परसेंट 100% पहुंचाएं। पहुंचाएं। हमारे पहाड़ में हमारे भी पहाड़ गिरीश में भी तिवारी गिरीश गिरजात है। तिवारी गिरजात है। जब उनकी जब कविता उनकी पाठ होता कविता था पाठ तो होता था उनके तो उनके शरीर का शरीर संचालन, का उनका शरीर संचालन, उनका बोलता था, शरीर उनका बोलता था, चेहरा उनका बोलता था, चेहरा उनके बोलता शब्द था, बोलते उनके थे। शब्द तो बोलते थे। ये सारी तो ये जब सारी खूबियां, जब विशेषताएं खूबियां जुड़ जाती हैं, तो विशेषताएं जुड़ तब वो जाती हैं, तो तब वो परफेक्ट मंची कवि परफेक्ट कहलाता मंची है। कवि और कहलाता दूसरा, है। और मंची दूसरा, कवि को मंची कवि को जनता के चेहरे जनता को, के चेहरे को, जनता के जनता रिएक्शन को के पढ़ना रिएक्शन को बहुत अच्छी पढ़ना तरह आना बहुत अच्छी चाहिए, तरह आना चाहिए, कि जनता कि कितना जनता उसको समझ कितना रही उसको है, समझ कितना रही है, ग्राह्य कितना है, कितना ग्राह्य है, इंटरेस्ट ले कितना रही है। इंटरेस्ट ले रही अगर है। जिस मंची अगर कवि जिस को ये मंची सब कवि कुछ को ये आभास सब हो कुछ जाता है आभास हो जाता पहले है ही, तो पहले वो ही, संभल कर तो वो कविता संभल कर बोलता है। कविता बोलता और है। निश्चित रूप और से निश्चित मंची रूप कवि से में ये मंची कवि में विशेषताएं ये होनी चाहिए। विशेषताएं होनी चाहिए। जी, हेमंता, मुझे लग रहा है कुछ साउंड की प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या। कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज़ डबल आ रही है और आपकी आवाज़ भी डबल आ रही है। तो मैम, ये एक सवाल था जो मूल रूप से आपके लिए था, लेकिन सॉरी, लेकिन आप चूंकि बीच में नहीं उपलब्ध थी, तो हमने हेमंता से वो सवाल पूछ लिया, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे मंची कवि हैं। सवाल हेमंत जोशी जी का है, वो कह रहे हैं कि मंची कविता के क्या मापदंड होने चाहिए? आपके लिए सवाल था। जी, मेरी आवाज़ मेरी आवाज़ आ रही जी। मुझे लगता है अभी भी मुझे आवाज़। लगता है अभी भी आवाज़ नहीं ठीक है। बोलिए, आप बोलिए। जी, मंचीय कि कविता मंची कविता वही जो हेमंत सर कह वही रहे जो हेमंत कह रहे हैं कि आपको कि जन आपको जन पकड़ने आनी पकड़ने चाहिए। आती है। ये लेकिन फिर जो लेकिन है लेकिन है है कि आवाज में कुछ कि दिक्कत है। गुम नहीं होनी चाहिए, गुम नहीं होनी चाहिए। कि इतना कि इतना एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट के चक्कर में लिखता है उसको लिखता खत्म है, नहीं उसको होना खत्म नहीं चाहिए। आवाज में कुछ दिक्कत है मैम। जब तक अभी हम फिर आपसे बात करेंगे, हो सकता है ठीक हो जाए। तब तक मैं राकेश चांदना जी का एक कमेंट आया है, बहुत अच्छा कमेंट है राकेश चांदना सर का, जो लगातार इस शो में बने हुए हैं हमारे साथ दिल्ली से। वो कह रहे हैं कि आपकी मुखारबिंद और आपकी सौम्यता वेब सीरीज में आने जैसी है। जब श्रोता आपसे श्रृंगार की कविता सुनने की आशा करें और आप रूहानी कविता कह देती होंगी तब सुनाई नहीं दिया मुझे दूसरा। सुनाई नहीं दिया दूसरा। जी, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पर भी है। वो कह रहे हैं कि आपके आपके मुखारबिंद और आपकी सौम्यता वेब सीरीज में आने जैसी है। जब श्रोता आपसे श्रृंगार की कविता सुनने की आशा करें और आप रूहानी कविता कह देती होंगी, तब मंच पर अपने पक्ष में कैसे मैनेज करती होंगी? कोई किस्सा हो तो शेयर करें। नहीं, एक्चुअली नहीं, मैं एक्चुअली मैं अभी वो चीजें ना अभी वो चीजें ना मैं उसमें अभी बहुत मैं उसमें परफेक्ट भी बहुत परफेक्ट मैं सीख रही हूँ। मैं सीख तो रही अभी हूँ। तो मैं तो अभी मैनेज तो कर मैं मैनेज कर जी। बड़ा छोटा सा आपने जवाब दिया। और कैलाश कोठारी क्या जी है, कह रहे हैं कि मुझे नहीं जी, लगता कि आपकी मैं आवाज उसमें मुझे नहीं भी लगता कि मैं मैं सीख हाँ, रही हूँ। कुछ आवाज सीख रही हूँ। आवाज बीच में कट कट के आ रही है। कैलाश कोठारी जी कह रहे हैं कि आप आज की मेहमान एक प्रसिद्ध कवयित्री को बुलाकर नई मिसाल कायम की है। आपके टीम को बधाई। डॉक्टर अच्छा, नागेंद्र शर्मा जी हैं हमारे पिछली बार के मेहमान, जो कैलाश कोठारी जी के उनके माध्यम से संदेश पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद नागेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी एक टिप्पणी भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि ओशो के प्रति पूर्वाग्रह के कारण कई लोग ओशो और उनके विचारों से परिचित व लाभान्वित नहीं हो पाए। मेरा मानना है कि 90s की बजाय आज ओशो को लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। ओशो को पहले सतही तौर पर देखा जा रहा था। अब उनके विचारों को पर्याप्त मान्यता मिल रही है। आप सहमत हैं इससे? मुझे ऐसा लगता है मुझे कि ऐसा लगता है उनसे जुड़ना उनसे सबका जुड़ना सबका
आप जज नहीं कर आप सकते जज नहीं कर सकते कि ये कि ज्यादा ये ज्यादा है, ये पूर्वाग्रह लेके जुड़े हैं या कुछ ऐसा है। और ये जो आपका इंटरनल जो आपका वर्क है, मेडिटेशन पे है या खुद के ऊपर जो वर्क है, उसको कोई जज आपको करना ही नहीं चाहिए। किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। हर किसी का अपना काम है, हर किसी की अपनी यात्रा है, सभी अपने तरीके से चल रहे हैं। तो हर तरह के लोग पहले भी हुए हैं, आज भी हैं। उनको गलत समझने वाले, ठीक समझने वाले आज भी हैं और पहले भी हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम उस टाइम बहुत सारे लोग जुड़े बहुत सारे थे। लोग जुड़े थे। मिलते हैं अभी हमारे यहाँ दिल्ली जो आश्रम है, वहाँ पे सत्य वेदांत जी हैं, 80 इयर्स ओल्ड हैं। तो बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बिल्कुल एक बच्चे जैसा लगता है उनसे मिलके। तो हर तरह के हैं। मेरा मानना है कि हर युग में हर तरह के लोग हुए हैं और होते रहेंगे। जी बहुत धन्यवाद। और अमित तंवर साहब कह रहे हैं, दीप्ति जी हम आपके बहुत बड़े फैन हो गए हैं, हमारी हाजिरी कबूल करें। जी मंदा। हेमंदा आप सुन पा रहे हैं? आपका माइक म्यूट है। माइक म्यूट है आपका माइक। वो इको हो रहा ना, मुझे इसलिए मैंने रोक दिया। मैंने रोक दिया। जी जी। बहुत ज्यादा इको हो रहा, सुनाई नहीं दे रहा। जी आगे बढ़ाइए, तब तक ठीक। तो मैम अब हम आपसे ऐसी वो रचना सुनना चाहेंगे जो खुद की लिखी आपको खुद बहुत पसंद है। वो कौन सी रचना है जो आप सबसे ज्यादा पसंद है आपको अपनी लिखी हुई? जी, वो भी जी एक्चुअली वो भी एक्चुअली और कविता और की नज़र कविता की नज़र सकती हैं। सकती है। लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है और मुझे मुझे अपनी ऑटोबायोग्राफी टाइप वो लगती है एक्चुअली। लेकिन आवाज अगर नहीं गूंजेगी तो मैं ज्यादा अच्छे से वो, मेरी आवाज आपको आ रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी आपकी आवाज ठीक आ रही, बिल्कुल ठीक आ रही। ठीक है, मैं वो पढ़ती हूँ। और मुझे भी ढूंढना पड़ रही है एक्चुअली, वो आपने जिक्र किया है तो मैं वही पढ़ूंगी। अ, ये एक्चुअली मैंने थोड़ा, ये कविता की दृष्टि से इधर उधर हो सकता है इसमें कुछ, और मेरे दिल के बहुत करीब है कि सभी अपनों को देखा, सभी अपनों को देखा, सबके सब पराए हैं। सभी अपनों को देखा, सबके सब पराए हैं। ये जो हालात हैं, ये जो हालात हैं, मैंने ये खुद बनाए हैं। ये जो हालात हैं, मैंने ये खुद बनाए हैं। और इसका बंद बंद सुनिएगा कि मैंने समझौते को रिश्ते में कभी रखा नहीं। मैंने समझौते को रिश्ते में कभी रखा नहीं। और जरूरत को प्यार मैंने कभी समझा नहीं। और जरूरत को प्यार मैंने कभी समझा नहीं। प्यार को पूजा, प्यार को पूजा और देवता की अर्चना की। प्यार को पूजा और देवता की अर्चना की। और इस अर्चना से मैंने समझी बात यही। और इस अर्चना से मैंने समझी बात यही। क्या बात समझी? कि सभी मिट्टी के हैं पुतले, सभी मिट्टी के हैं पुतले, कोई भगवान नहीं। सभी मिट्टी के हैं पुतले, कोई भगवान नहीं। प्यार दीपक है, प्यार दीपक है, ये उम्मीद सब हवाएं हैं। जब हम उम्मीद लगा लेते हैं ना किसी से, एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं प्यार में, तो वो हवा बन के उस प्यार के दिए को बुझा देती है। जब हम बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं कि ये हमारे लिए ये करेगा, वो करेगा, ये करेगी, वो करेगी, दोनों के लिए। कि प्यार दीपक है, प्यार दीपक है, ये उम्मीद सब हवाएं हैं। ये जो हालात हैं, मैंने ये खुद बनाए हैं। ये जो हालात हैं, मैंने ये खुद बनाए हैं।
मैंने देखी है, मैंने देखी अकेलेपन की चुभती कील यहाँ। मैंने देखी, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है कि इंसान जब किसी के साथ होता है तो अलग तरह के दुख होते हैं, और जब अकेला होता है तो अलग तरह के दुख होते हैं। तो हर एक, चाहे आप किसी भी रास्ते पे जाओ तो दुख सुख हर जगह है। कि मैंने देखी अकेलेपन की चुभती कील यहाँ, खोखलेपन से भरी भीड़ को भी देखा वहां। खोखलेपन से बनी भीड़ को भी देखा वहां। साथ होके भी, साथ होके भी कोई साथ नहीं होता है। साथ होके भी कोई साथ नहीं होता है। होता दुख सुख में, होता दुख सुख में, और सुख में दुख ही होता है। होता सुख दुख में और सुख में दुख ही होता है। दोनों पलड़ों में, दोनों पलड़ों में एक संतुलन बनाना है। दोनों पलड़ों में एक संतुलन बनाना है। प्यार अमृत कलश है, प्यार अमृत कलश है, इससे चूकना न कभी। प्यार का महत्व मैंने इस लाइन में लिखा है कि प्यार अमृत कलश है, इससे चूकना न कभी। मिलके दो हाथ संभालेंगे ये संभलेगा वहीं। जब दोनों तरफ से संभाला जाएगा तभी ये संभलेगा। मिलके दो हाथ संभालेंगे ये संभलेगा वहीं। मुझे कागज के नहीं, मुझे कागज के नहीं फूल असली भाए हैं। ये जो हालात हैं मैंने ये खुद बनाए हैं। ये जो हालात हैं मैंने ये खुद बनाए। तो ये जो ऐसा लगता है कि धोखे तुमने बहुत खाए हैं। नहीं, मैंने कोई नहीं नहीं, ये तो मैंने एक लाइन अपनी ओर से आपको गिफ्ट की है इस शानदार कविता के लिए। छोड़ दिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत रियलिस्टिक, बहुत ईमानदार, एकदम अंतर्मन की आवाज। इतने सारे विश्लेषण इसके लिए हैं कि कम पड़ जाएंगे। बहुत अच्छा। और गुलशन रॉय जी भी कह रहे हैं कि आपने मन से बहुत ही सुंदर लिखा है, और जैसे आपने सुनाया वह भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा गा रही हैं, बिल्कुल सही है। और नवनीत चौधरी जी कह रहे हैं कि आज के मेहमान की सुंदरतम प्रस्तुति से मन प्रसन्न हो गया, और बधाइयाँ। वाह 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 कह रहे हैं चौधरी जी। और हमारे जो पिछली बार के मेहमान थे डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी, उन्होंने बड़ा रोचक बात छेड़ दी है आज। दरअसल क्या हुआ कि वो बड़े सदाबहार हैं और बहुत मतलब खूबसूरत दिखते हैं, अच्छे खासे अनुभव के बावजूद बहुत युवा दिखते हैं, अच्छे अनुभवी हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि आज के शो में एज मुद्दा नहीं है क्या? नहीं, पिछली बार हमने बहुत देर तक इस बात पर चर्चा की थी कि वो इतने युवा हैं, इतने फिट दिखते हैं, तो मतलब किस उम्र के हैं ये हम जानना चाह रहे थे। नहीं, ये गलत नहीं है, गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी है नागन सर, आपने सुन लिया होगा कि जो है महिलाओं से उम्र पूछना गैर कानूनी है। तो ये पता नहीं कानून की कौन सी धारा में, कौन सी दफा में जो है मुकदमा दर्ज हो जाएगा अगर हम मैडम से उम्र पूछेंगे। मैं मजाक कर रही हूँ। आपसे तो हमने पूछ ली थी क्योंकि आपसे हमें, आप हमारे वरिष्ठ थे, गुरु थे, तो हम थोड़ा अधिकार मानते थे। खैर, लेकिन बहुत अच्छा लगा मैम, आपके आने से इतने मन प्रसन्न हुए। इतने सारे शिक्षक शिक्षिकाएं हमारे अब कवि हो जाएंगे, कवियत्री हो जाएंगी। तो आने वाले शो में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। और रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं हम भी धोखे खाते हैं, खाना भी चाहिए। जी बिल्कुल। और राकेश चांदना जी भी कह रहे हैं कि अवश्य ही धोकर खाना चाहिए। जी चांदना जी, बिल्कुल। जी बिल्कुल खाते रहिए समझ। हाँ, हेमंदा फिर से जुड़ गए। हेमंदा, आपने सुनी क्या शानदार कविता मैम ने सुनाई, आनंद आ गया।
जी अमिंदा, आपका माइक म्यूट है। इको हो जा रहा है, इको। हाँ, मैंने म्यूट कर लिया, अब आप बोलिए सर, मैं म्यूट हो रहा हूँ। सर अभी अनम्यूट कर भी लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए सर। एक्चुअली मेरा माइक ऑन होने पे ना और उनका इको हो जा रहा है, इसलिए। नहीं, अभी आपका सही आ रहा है। मुझे लगता है सर जी। के दिक्कत है। अब आपका भी सही चल रहा है, मेरा भी सही चल रहा है। अब दिक्कत है कुछ। मैम, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आप जैसे जनरली आप उनमें भी जाती हैं जो ओपन हमारे कवि सम्मेलन होते हैं, तो अब तक कहाँ कहाँ आपको ये अचीवमेंट मिली है कि कहाँ कहाँ आपने किन किन जो आज के बड़े कवि माने जाते हैं, कहाँ कहाँ किन किन काव्य सम्मेलनों में आपने कविताएं पढ़ी हैं? जी, एक्चुअली मैंने तो अभी बहुत नई हूँ मैं इस क्षेत्र में। बहुत टाइम मुझे नहीं हुआ है, तो अभी कर रहे हैं काम अपना। मैं राजस्थान गई हूँ 2 बार, तिजारा गई हूँ, अलवर गई हूँ, और अभी 4-5 दिन पहले ही मैं मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद के जी। पास से, जी। वहाँ एक कवि सम्मेलन था। तो कई बहुत अच्छे लोगों से मिलने का मौका, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी जो हमारे हरियाणा के हैं, तो दिल्ली एक उनके प्रोग्राम में उनके साथ थी। तो अभी तक तो इतना ही सफ़र है। जी। मैंने इसलिए ये प्रश्न पूछा कि कभी कभी लगता है कोई कविता आप बहुत कभी मंच पर ऐसा कोई पल आया कि आपको बहुत ही अच्छा लगा, कोई ऐसा संस्मरण हमारे दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए बताइएगा। जी, अभी बीच में आपकी आवाज़ कट रही थी, तो मैं जितना आपका प्रश्न समझ पाई हूँ, मुझे लगता है आप पूछ रहे हैं कि मंच पे ऐसा पल जब आपको बहुत अच्छा लगा हो, जी ऐसा आप पूछ। बिल्कुल। जी, जी। अभी एक्चुअली ये तो बिल्कुल ही नया ही मुझे याद है। अभी थोड़े परसों ही मैं करनाल, हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने एज़ अ गेस्ट ऑफ ऑनर मुझे इनवाइट किया हुआ था। वहाँ पे भाषा मंच करके प्रोग्राम था, सभी भाषाओं के इसमें। तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। वहाँ मैंने पहली बार अपने ही लोकल जो करनाल के लोगों के बीच में पढ़ा, तो मुझे वो अभी वही रिमाइंडर मुझे सब बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और बिल्कुल मैं इसीलिए पूछना चाह रहा था मैम कि जब हम लोग बड़े-बड़े कवि सम्मेलनों में पढ़ते हैं, लेकिन कभी-कभी अपने शहर में अगर हम प्रशंसित होते हैं, अपने लोगों के बीच में अगर कभी जी, हमको सम्मान मिलता है, तो उसका आनंद और होता है। जी, तो बिल्कुल मैं ये ये जानना चाहता हूँ कि हरियाणवी में अभी हाल ही में विश्व मातृभाषा दिवस हम लोगों ने मनाया है, तो क्या जी। हरियाणवी में कोई कविता आपकी है? तो हम ज़रा आपके हरियाणवी की भी खनक, क्योंकि अभी तक हमने हरियाणवी कविता में सुरेंद्र शर्मा जी को सुना है, जैमिनी जी को सुना है और ये जैमिनी जी के सुपुत्र को सुना है, तो एक अलग आनंद आता है। हरियाणवी की जो एक ठसक है ना, वो एक अलग ही लगती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी एक सुकुमार, ऐसी एक बहुत ही सुंदर हमारी बिटिया है, मैं तो बिटिया ही कहूंगा आज से, तो वो जी। एक जो हरियाणवी भाषा की जो एक खनक है, क्या उसके माध्यम से भी हमको देखने को मिलेगी? मैं कल्पना कर रहा था कि सुरेंद्र शर्मा जी अगर कविता सुनाते हैं हरियाणवी में तो एक स्वतः जो हास्य है वो परिलक्षित होता है, ऐसा लगता है कि हास्य प्रसारित हो रहा है। तो जब इतनी एक सुंदर बच्ची वो कविता हरियाणवी भाषा के साथ कोई कविता कर रही है, तो कैसा परिदृश्य बनेगा, बताओ बेटा? एक्चुअली सर क्या है कि हरियाणवी, मैं जाट कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हूँ। तो जी। ये तो खून में है ही बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल गर्व घर, होना चाहिए, अपनी-अपनी लैंग्वेज पर गर्व होना चाहिए। और जी। हम घर पे हरियाणवी ही बोलते हैं, तो हरियाणवी भाषा पे पकड़, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि हरियाणवी तो हम, हमारी मदर टंग है, हम बोलते ही हैं। तो उसमें जी। मेरे लिखने के यत्न भी मेरे रहे हैं, और मेरा आगे मतलब प्लान भी है कि मैं उसमें काफ़ी अच्छा कुछ मतलब लिखूँ। हरियाणवी में हुँ। गीत, गज़ल में मतलब मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैंने एक ये लिखा था, मैं पढ़ देती हूँ। आप जी। समझ लें हरियाणवी? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि आपके हरियाणा की धरती ने तो ऐसे दिग्गज कवि दिए हैं ना मैम, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा कि वो हास्य की धारा के बड़े कवि हैं जो हमारे मानस में बैठे हैं। तो मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ कि क्या और
जो हमारे हरियाणवी भाषा में जो और तरह की कविता और मिजाज की कविता है, तो कैसी अनुभूति होगी। हमने या तो वहाँ के बहुत ही तेज तर्रार आपके लोकगीत सुने हैं, हरियाणा के बहुत ही आनंद आता है, या हास्य कविताएं सुनी है तो और आनंद आता है। तो मैं सोच रहा था कि क्या कोई आपके प्रेम कविता या श्रृंगार की कविता या आपकी जो सूफियाना ढंग की कविता अगर हरियाणवी भाषा में हो तो कैसी लगे, हमको कैसा लगेगा, सुनाइए। जी जी जी, मैं पढ़ती हूँ 4 पंक्तियां कि सुन्ने सुन्ने साज पड़े थे, सुन्ने सुन्ने मतलब सुने सुने, वो हरियाणवी हाँ, में थोड़ा सुनने कहेंगे सुन्ने बिल्कुल। साज पड़े थे, यो जीवन घोर अंधेरा था, जाणु सुखी धरा पे मेघ बरस जा, जाणु सुखी धरा पे मेघ बरस जा, इसा मिलना तेरा था। क्या जाणु बात है। देखिए वो मैं रोक रहा हूँ। देखिए हरियाणवी की जो बिंब विधान है ना, वो सुखी धरती और मेघ, वो जी वो केवल हरियाणवी में ही आप कह सकते हैं। देखिए ये आपकी चाहे प्रेम कविता हो, श्रृंगार की हो, अगर आप हरियाणा के वहां के प्रतीक बिंब ले रहे हैं तो और आनंद आ रहा है। जी बढ़िया, आगे। कि सुन्ने सुन्ने साज पड़े थे, यो जी जीवन घोर अंधेरा था, जाणु सुखी धरा पे मेघ बरस जा, इसा मिलना तेरा था, जाणु सुखी धरा पे मेघ बरस जा, इसा मिलना तेरा था। क्या और बात इस जी शुक्रिया कि पढ़े लिखे मन लोग भी देखे, है। लिखे भी लोग मैंने देखे हैं कि हाँ पढ़े बिल्कुल। लिखे मन लोग भी देखे, उनते ऊपर जोग भी देखे, मतलब जो जोगी हम्म। हैं हाँ उनते बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर जोग भी देखे, ऊंची बात सुनावण आले, ऊंची बात सुनावण आले, मन के काले लोग भी देखे, ऊंची बात सुनावण आले, मन के काले लोग भी देखे, जी तेरा भोलापन जब देखा, तेरा भोलापन जब देखा, मन ना काबू मेरा था, तेरा भोलापन जब देखा, मन ना काबू मेरा था, जाणु सुखी धरा पे मेघ बरस जा, इसा मिलना तेरा था, जाणु क्या सुखी बात। धरा पे मेघ बरस जा, इसा मिलना तेरा था। हरियाणी सी बात ओ करके, आ हरियाणी सी बात ओ करके, हाथा के मैं हाथ ओ धर के, हम्म, हाथा के मैं हाथ ओ धर के, सारे दर्द बटा ले वह था, सारे दर्द बटा ले वह था, छाती पे मेरे सिर ने धर के, सारे छाती दर्द पे। बटा ले वह था, छाती पे मेरे सिर ने धर के, कड़की बोली आड़ा था अर, हम्म, कड़की बोली आड़ा था अर, कड़की बोली। भोला के चेहरा था, जाणु सुखी धरा पे मेघ बरस जा, इसा मिलना तेरा था। ये बड़ा कच्चा पक्का सा एक्चुअली एक मैंने एक्सपेरिमेंट ही किया हुआ है, जिसको मैं आगे मतलब अरे काफी उस पे मैं तो बिल्कुल आनंद आ गया। देखिए सूखी धरा पर मेघ बरसना, उससे बढ़िया शांति और उससे सुकून क्या, इससे बढ़िया बिंब क्या हो सकता है। जी वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जी भट्ट जी जी हेमंता, मैं मतलब ये जो कविता अभी लास्ट में पढ़ी इन्होंने, अंतिम हरियाणवी, इसको सुनने के बाद मुझे, मैं बहुत सारी कल्पनाएं कर रहा था कि इस पर बहुत अच्छा गीत बना है और संगीत के साथ उसमें सपना चौधरी डांस कर रही हैं। ऐसी बहुत मुझे सारी तो कल्पनाओं में खो गया था। सूखी धरा पर मेघ बरसना ना, इससे बड़ा तो कुछ वो बिंब विधान हो ही नहीं सकता। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। ये पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा का विधान बिंब है ये। वो तो अनुभूति गजब की। ये
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हरियाणवी में ज्यादा लिखना चाहिए अब ये सुनने के बाद। जी बहुत मैं उसकी कोशिश कर रही हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आज आपने हमारे शो में आकर के, और जो आखिरी में हरियाणवी पेशकश आपने की ये तो बहुत कमाल थी, लाजवाब थी, अद्भुत थी, जबरदस्त थी, शानदार थी। एक्चुअली हमारे मैं आपको जी जी बोलिएगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मिलेगा। पहली बार कोई एक ऐसे इंटरव्यू मतलब कर रही हूँ, पहली बार तो। और आप लोगों के साथ इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मुझे मतलब मैंने सोचा ही नहीं था। जो मैंने बोला है, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने एक शब्द भी उसमें सोचा नहीं था कि मैंने ऐसे बोलना है, एक शब्द भी। तो मतलब मेरे लिए इट्स ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। ये मन की बात है ना मैम, ये आपकी जो पारदर्शिता है, आपके भीतर जो ईमानदारी है, वो झलक रही, तो बहुत अच्छा लगता है इसमें। पहले भी भट्ट जी ने कहा था कि बहुत ईमानदार बात आपकी होती है। जो भी आपके उत्तर थे, प्रत्युत्तर से बहुत ही ईमानदारी उसमें थी। जो शब्द आपने कहीं कोई लाग लपेट या कहीं कोई आपने बनावटी बात नहीं कही, तो दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा, हमको भी बहुत अच्छा लगा, और आपकी भी अगर दिल से कोई बात निकलती है तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। जी बिल्कुल सही आपका। जी शुक्रिया मैम, आपने जो शब्द कहे उससे हम बहुत प्रोत्साहित होते हैं। और हमारे शो का फॉर्मेट इस तरह का है कि हम कुछ तय नहीं करके रखते हैं कि हम क्या करेंगे शाम को, ये कभी तय नहीं होता। ये हम बात करते करते बात से बात निकलती है और फिर दूर तलक जाती है। जी तो पिछले हफ्ते भी ऐसी एक बात निकली थी, जो हम नागेंद्र शर्मा सर की एज पूछ बैठे थे और वो दूर तक गई थी, आज वो पीछा नहीं छोड़ रहे। इसका मतलब मुझसे लेना चाहते हैं। जी वो कह रहे हैं कि शानदार प्रस्तुति मगर एज, उत्तर मिल जाएगा तो दर्शकों की जिज्ञासा शांत हो जाएगी, कुछ बता भी दे। ये सस्पेंस हम बनाए रखें अगले क्या बोलेंगे उसको, अगले तक। ये सस्पेंस हम बनाए रखेंगे नागेंद्र जी। जी, और मैम मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक के आपको और जो नए दर्शक आपके माध्यम से आज हमारे शो में जुड़े हैं उन सबको बताना चाहूंगा कि हमारे अब तक के सभी 165 एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर उपलब्ध हैं। और आज का एपिसोड भी अब से कुछ देर बाद विविधा पर अपलोड हो जाएगा। तो जो नागेंद्र शर्मा जी के एपिसोड की मैं बात कर रहा हूँ वो इससे ठीक पहले 165वां एपिसोड था। आप समय निकाल कर देखिएगा तो आपको खुद उनके सवाल का महत्व समझ में आ जाएगा। तो हम मैम शो के अंतिम चरण में हम 1 घंटे का शो करते हैं, और आप लगभग 1 घंटा 20 मिनट होने को पता ही नहीं चला आपसे बातचीत करते करते कि कब हम यहाँ तक पहुँच गए। ऐसा लग रहा है कि हम एक परिवार में बैठ के बहुत साहित्य पर चर्चा कर रहे हैं। तो अंत में आप कुछ संदेश देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी शो के बारे में, हमारे दर्शकों के बारे में, या अपने साहित्य के बारे में, अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में? तो आपका स्वागत है। उसके बाद फिर हमें हेमंदा का अंतिम कमेंट लेके हम शो को समाप्त करेंगे। जी एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपके शो के बारे में कहना चाहूंगी कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मुझे इतना अच्छा लगेगा आप लोगों से जुड़ के। और मुझे था कि हाँ ठीक है, जैसे हम ऑनलाइन करते हैं इस तरीके से ही कुछ रहेगा। पर बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया। और मुझे वो ईमानदारी मतलब बिना सोचे समझे मैं सब बोले जा रही हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि किसको क्या लगेगा। और ये कहीं जो ये मैटर है जो उन्होंने बना दिए, तो सब मतलब ठीक है, पर अच्छा बहुत लगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि फैमिली की तरह, मुझे बिल्कुल ये लग रहा है कि हम बैठे हैं फैमिली की तरह बात कर रहे हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं कमेंट्स कर रहे हैं, वो भी मुझे लग रहा है कि एक फैमिली की तरह ही बात कर रहे हैं, और फैमिली की जैसे ही कमेंट्स कर रहे हैं। उनके भी जितने भी कमेंट अभी तक आए हैं, मतलब नगेंद्र जी तो बिल्कुल ही और बाकी जो लोग जुड़े हुए बहुत प्यार से, बहुत प्यार मतलब लोग दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भविष्य में भी मैं तो यही चाहती हूँ कि सबसे मेन तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे ही मतलब मैं ऑनेस्ट रहूं अपनी चीजों के लिए, और आर्टिफिशियलिटी मुझ में ना आए, मेरी कोशिश हमेशा रहेगी। तो मैं ये कहूंगी, और आगे अपना काम करना है, मेहनत करनी है कविता के फील्ड में। और जैसे आपने बोला हरियाणवी, वो मेरा भी प्लान था, और आपके उस पे तो मुझे और भी उसमें एक और मतलब हौसला एक हो गया कि हाँ मुझे इस पे और काम करना है। तो यही है, और बहुत आभार है आपका भी, और शाह जी का भी जिन्होंने आपसे रूबरू कराया है। सभी का बहुत आभार है, सर का बहुत आभार। आपको बहुत बहुत ही अच्छा लगा, और भगवान ने चाहा तो कभी मुलाकात होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम भविष्य में ऐसी योजना बना रहे हैं कि शो के जितने भी
हमारे मेहमान थे, हम सब एक जगह मिले हैं और मिलके हम 2-3 दिन साथ रहे। हो सकता है हम कुरुक्षेत्र में मिले, हो सकता है हम गुजरात में मिले, या हम महाराष्ट्र में मिले, या फिर नैनीताल में हेमंदा के शहर में मिले, या काठमांडू मिले। अभी तय नहीं है कहाँ मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। ऊपर वाले ने चाहा तो ऐसी हमारी कोशिश है कि शो के सारे अतिथियों को हम एक जगह इकट्ठा करें और एक दूसरे से परिचय कराएं, उनका रूबरू कराएं एक दूसरे से। तो हेमंदा, मैं 2 बातें आपसे कहना चाहूँगा शो के अंतिम चरण में हमें। एक तो ये कि आज का जो जो भी प्रस्तुतिकरण था बहुत अद्भुत था, बहुत लाजवाब था। और एक बात मुझे फिर याद आ गई समेटते समेटते, कि जो 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 लोग बनावटी होते हैं ना, जो बहुत सोचते हैं बोलने से पहले, बहुत तोलते हैं, बोलने में ईमानदार नहीं होते, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं है, तो ये इस बात का प्रतीक है कि आप बहुत ईमानदार हैं अपने जीवन में भी। और झुर्रिया नहीं है, और स्वतः स्फूर्त होके बेटा आवाज जो निकलती है। मैंने आपसे संबोधन में कई बार बेटा का, लेकिन हेमंदा कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि उम्र जानने के बाद आपको संबोधन बदलना पड़े। नहीं, मैं तो नहीं हुई हूँ मैं एक्चुअली। अगर आप लोगों को ऐसे लग रहा है तो मेरे फादर की मैरिज एक्चुअली 1988 में हुई थी। तो अब तो आप बड़ी बेटी हैं? जी, मैं दूसरे नंबर पे हूँ। हम 5 भाई बहन हैं। भट्ट जी हिसाब लगाइए फिर आप। जी, अब आप हिसाब लगा सर, हिसाब लगाने की जिम्मेदारी आज नागेंद्र सर की है, क्योंकि उन्हें ज्यादा चिंता थी इस बात की। हाँ, देखिए देखिए बेटा, ये बात भी जाते जाते भी आपने बहुत अच्छी बात कही कि मेरे फादर की मैरिज 1988 में हुई थी। फिर हमने अंदाज लगाया कि आप कौन सी संतान है ना बेटा। तो हम तो अपने बच्चों से ऐसे ही बात करते हैं, बिल्कुल हमारी बेटी जैसे आप लगी मुझे, क्योंकि मैं तो अब बिल्कुल बूढ़ा हूँ, रिटायर्ड आदमी हूँ। और यही ईमानदारी और यही जो निरपेक्षता आपके अंदर है, ये बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल निरपेक्षता बनी, इनोसेंस ये लीजिए, हमेशा बनी रहनी चाहिए। नागेंद्र सर ने काउंट करके बता दिया 32। चलिए, और नागेंद्र सर की भी मैम मैं आपको बताऊं, नागेंद्र सर ये जो एज इन्होंने लिखी है, इसको आप 2 से गुणा कर दें तो नागेंद्र सर के आसपास आप पहुंच जाएंगी। लेकिन 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 बोल रहा हूँ, लेकिन उनके चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं है आज तक। तो ये उनकी फिटनेस और उनके ईमानदारी, उनके सात्विकता, उसका प्रमाण है। हम बड़े प्रशंसक हैं उनके। आप देखिएगा पिछला एपिसोड। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंता। मैं अंत में चाहूंगा कि आप अगले हमारे जो बृहस्पति को मेहमान आने वाले हैं, डॉक्टर प्रोफेसर रवि जोशी जी, बहुत बड़े कलाकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय फलक के कलाकार हैं। मैं चाहूंगा आप कुछ संक्षिप्त में उनका परिचय हमारे दर्शकों को दे दें, ताकि अगले बृहस्पति को 7 बजे हम सब तैयार रहें उनको सुनने के लिए। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये नैनीताल की धरती के एक ऐसे सब जी, और बहुत बड़े वो गायक हैं। सूफियाना गाना भी गाते हैं, भजन गाते हैं, और कई देशों का उन्होंने भ्रमण किया है, और बहुत बड़े लोगों के साथ वो संगत करते हैं। तो रवि जोशी जी का गायन भी हम सुनेंगे, और उनसे संगीत के विषय में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी भी लेंगे। वो लाहौर, जर्मनी, कई देशों में हमारे शास्त्रीय संगीत का परचम वो लहराने के लिए गए हैं। और बहुत, भारत का कोई ऐसा बड़ा सांगीतिक उत्सव नहीं होगा जहां रवि जोशी जी नहीं गए। लेकिन उनकी महानता है कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। तो वो तो उसी दिन आपको अंदाज आएगा कि हम किस स्तर के कवि के साथ, रचनाकार के साथ, किस स्तर के गायक के साथ आज हम बैठे हैं। तो आप जरूर उस कार्यक्रम को देखिएगा। जी भट्ट जी। जी, बहुत धन्यवाद सर। और इस शो के माध्यम से हमें अपनी लघुता का एहसास बार बार होता है, जब हम इतने प्रतिभाशाली शिक्षकों के साथ रूबरू होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे सरकारी शिक्षक कितने असरकारी हैं। तो मित्रों, सरकारी और असरकारी शिक्षकों का द टीचर शो लगातार देखते रहिए। अगले बृहस्पति को हम ठीक 7 बजे आपसे फिर रूबरू होंगे
डॉक्टर रवि जोशी जी के साथ। और मुझे उम्मीद है कि शब्द दीप्ति जी के शब्द जो है चलते रहेंगे, असर छोड़ते रहेंगे, और वो शो को भी लगातार देखती रहेंगी और लगातार हमसे जुड़ी रहेंगी, बनी रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और द टीचर्स अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। नमस्कार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।